हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के इस सेशन में हम स्टाइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, मोलैलिटी, मोलैरिटी और अदर टर्म्स जो है रिलेटेड टू सॉल्यूशन में जब रिएक्शंस होता है तो कौन कौन से टर्म्स काम में आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। टॉपिक है हमारा स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री को हिंदी में भी स्टाइकोमेट्री ही कहते हैं। जब कोई रिएक्शन होता है बच्चों, तो उसमें रिएक्टेंट के कितने पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कितने पार्टिकल्स जो है प्रोडक्ट के फॉर्म हो रहे हैं, उसको देखने के लिए, उसके अमाउंट को पता करने के लिए हमें एक टर्म को इंट्रोड्यूस करना जरूरी हुआ, जिसका नाम है स्टाइकोमेट्री। मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है ए और बी, जिसमें आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं सी। ए के पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, बी के पार्टिकल्स भी आपस में रिएक्ट करते हैं और दोनों की पार्टिकल्स जो हैं जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और हमारा प्रोडक्ट जो है वो सी बन जाता है। रिएक्शन जब स्टार्ट होती है उस समय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तब कितना अमाउंट ए का रिएक्ट हो चुका है, कितना अमाउंट बी का रिएक्ट हो चुका है और दोनों का कितना अमाउंट बचा है सी के फॉर्मेशन के बाद में, उसको हमें डिटरमाइन करने के लिए स्टाइकोमेट्री की रिक्वायरमेंट हुई। स्टाइकोमेट्री डिस्कस करने से पहले बच्चों आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अब बच्चों एक एग्जांपल लिखा है मैंने, मीथेन का कंबशन हो रहा है और CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और जो हमारे राइट साइड में हो रहा है फॉर्मेशन जिस चीज़ का, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें रिएक्टेंट हो गए हमारे मीथेन और ऑक्सीजन। ये मैं आपको शॉर्ट जो है ब्रीफ जो है रिकैप करवा रही हूँ, जो आपने 10th में पढ़ा है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, मीथेन जली तो मीथेन में चेंज हुआ, तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंपोजिशन में कमी आती है और टाइम पास होते होते जो है प्रोडक्ट जो बनते हैं हमारे, उनकी कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे बढ़ जाती है। प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट जो है CO2 और H2O है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, अकॉर्डिंग टू विच जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो मास है वो टोटल जो है सेम होना चाहिए। जितना मास हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही मास जो है हमारा राइट हैंड साइड में कंजर्व होना चाहिए। जब रिएक्शन होता है तो मास में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद में टोटल कंजर्व रहता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वो सेम रहते हैं। अगर सेम नहीं है तो उनको हम एक स्टाइकोमेट्रिक कॉन्फिशेंट लगाकर या कांस्टेंट लगाकर सेम करते हैं और उस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सेम है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन जो है हमारा 1 है, हाइड्रोजन जो है हमारा 4 है, ऑक्सीजन जो है हमारा 1 है और राइट हैंड साइड में कार्बन हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 3 है, हाइड्रोजन जो है हमारे 2 हैं। अब हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में, उनके डिफरेंस आ रहा है। तो हम इनको सेम करने के लिए कांस्टेंट कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने। कार्बन दोनों साइड में सेम है तो इसको 1 ही रहने देंगे हम। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, ये देखिए, और यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन को हम 4 करेंगे। 4 करने के लिए हाइड्रोजन जो है इसको मैं 4 तब करूँगी जब यहाँ सामने 2 लगाऊंगी। जब इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो बच्चे जो कोफिशिएंट्स लगते हैं, कांस्टेंट्स लगते हैं, वो कंपाउंड्स के सामने लगते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हमने लिए हैं उनके सामने लगते हैं, उनके नीचे जो है हम उसको नहीं लिख सकते हैं। नीचे लिखने से फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ये 4 हो गया। ये 2 लगाते ही देखिए मेरा हाइड्रोजन जो है राइट हैंड साइड में 4 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 4 था ही पहले से। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे 2 ऐड किया, मेरा ऑक्सीजन जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, उसकी अमाउंट बढ़ गई राइट हैंड साइड में। पहले ये 3 था, अब इसमें एक और ऐड हो गया, ये 4 हो गया। अब मुझे ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, उसके सामने मैं 2 लगा दूंगी। अब हमारा ऑक्सीजन जो है वो 4 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। ये इक्वेशन जो हमारी मिली है हमें CH4
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और बनता है हमारा प्रोडक्ट CO2 प्लस 2H2O। ये हमारी कहलाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों आपको रिएक्टेंट क्या होता है, अभिकारक, उत्पाद और रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं वो समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले रही हूँ आपके लिए। मैग्नीशियम जो है उसने रिएक्शन करा ऑक्सीजन के साथ में और हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ऑक्सीजन को हम O2 लिखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होने के बाद में बना है मैग्नीशियम के लिए, या कह सकते हैं मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमारा प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो हमारे रिएक्टेंट है। क्योंकि ये एक केमिकल चेंज हो रहा है तो ये पूरी एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। अब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं। मैग्नीशियम जो है लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, ऑक्सीजन जो है 2 है, राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे हमारा 1 ही है। मैग्नीशियम तो बैलेंस है दोनों साइड में, लेकिन बच्चों ऑक्सीजन यहाँ हमारा बैलेंस नहीं है। उसको बैलेंस करने के लिए मुझे राइट हैंड साइड में यहाँ 2 लगाना पड़ेगा सामने। जैसे मैं 2 यहाँ लगाऊंगी मेरा मैग्नीशियम जो है वो भी 2 हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम के सामने 2 लगाना पड़ेगा। अब जो ये मेरी हो गई है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। स्टाइकोमेट्री जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। ये हमारे कैलकुलेशन ऑफ मासेस, कभी कभी वॉल्यूम्स जो है उसके बारे में बताती है स्टाइकोमेट्री कि किस तरह से हम किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर उसके वॉल्यूम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब तक हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से बैलेंस इक्वेशन का नहीं पता होगा तब तक हम स्टाइकोमेट्री को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अब जो बच्चों ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, इसको देखकर हमें किस किस चीज़ की नॉलेज हो रही है वही हमारी स्टाइकोमेट्री कहलाती है। मैंने आपके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ लिख दिया है। जितने नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं एलिमेंट की बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद में, उनका नंबर जो है वो सेम रहेगा। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिख दिया है जो मैंने पहले आपको बताया था। अब मान लीजिए आपके सामने एक रिएक्शन है जिसमें मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रही है। इस रिएक्शन को देखने से हमें जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वही हमारी स्टाइकोमेट्री कहलाती है। स्टाइकोमेट्री का मतलब है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है उसको देखकर हमें किस चीज़ की नॉलेज होती है उसी को हम स्टाइकोमेट्री कहते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें इस इक्वेशन को देखने पर, इस रिएक्शन को देखने पर जिसका हमें आइडिया हो रहा है वो है, इस रिएक्शन को देख के जो हमें नॉलेज मिल रही है वो है 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रही है, ये गैशियस फॉर्म में है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वो भी गैशियस फॉर्म में, टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। सेकेंड जो है इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, फर्स्ट वाला मोल के कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा है आपके लिए। सेकेंड जो हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद, रिएक्ट के लिए मैं प्लस लगा रही हूँ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये हमें मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन मिली है इस इक्वेशन को देखने के लिए। बैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि स्टोइकोमेट्री में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमने पहले रिकैप किया था किस तरह से इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट नॉलेज जो मिलती है हमें CH4 लिखा हुआ है, कार्बन की होती है 12 एटॉमिक मास, 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 16 ग्राम्स हो गया। ये हमारा हो जाएगा। ऑक्सीजन का A का 16 होता है तो 16 × 2 तो ये हो गया हमारा, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। कार्बन का जो हो गया हमारा 12, ऑक्सीजन 2 का हो जाएगा O2 का 32, ये हमारा 44 हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो होता है 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके ग्राम्स कितने रिएक्ट हो रहे हैं, कितने ग्राम्स रिएक्टेंट जो है रिएक्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है। तो हमने यहाँ देखा कि मीथेन का जो है 16 ग्राम्स रिएक्ट हो रही है 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, और हमें मिल रहा है 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो बच्चों हमने देखा कि एक इन्फॉर्मेशन जो मिलती है हमें स्टाइकोमेट्री के बारे में एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, वो 3 फॉर्म में हमने देखी है। मोल के फॉर्म में देखी है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में देखी है और ग्राम्स के फॉर्म में हमने देखी है। अब अगर इसको मैं ग्राम को टोटल करके बता देती हूँ आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, तो ग्राम जो टोटल होगा रिएक्टेंट के साइड में वो हमारा हो जाएगा 80।
अभी मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारे ग्राम्स में हो गया। और इस साइड जब हम टोटल करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका भी 80 ही आ रहा है। इसका मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी ये हमारी, जहाँ से हमने स्टेकोमेट्री निकाली है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रही है। जो ग्राम्स राइट हैंड साइड में है, जितना मास राइट हैंड साइड में है उतना ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी आ रहा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, ताकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में बराबर हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिक्रमक है। बच्चों, हमने देखा जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दो रिएक्टेंट दिए हैं ए और बी। ए और बी जो है ये कंबाइन करके सी का फॉर्मेशन करते हैं। ए मान लीजिए 5 kg है हमारे पास, बी भी हमारे पास 5 kg है, और जो सी का फॉर्मेशन होता है कुछ टाइम के बाद में 5 kg ऑफ ए और 5 kg ऑफ बी आपस में रिएक्ट करके सी का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये तो रिक्वायर्ड हमारी कंडीशन है कि अगर दोनों 5-5 किलो होंगे तभी हमारा सी का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशंस हुई कि ए तो हमारे पास 5 kg है, लेकिन बी की अमाउंट जो है मुझे 5 kg चाहिए थे, लेकिन 5 kg नहीं मिल पाई, 2 ही kg मिली है मुझे। तो जितना हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा सी, वो उतना नहीं हो पाएगा जितना हमारा फर्स्ट केस में हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए की अमाउंट तो हमारे पास 5 है, लेकिन बी की अमाउंट हमारे पास कम है, 2 kg है। तो जो हमारा बी रिएक्टेंट है वो एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा और इस रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। आप इस चीज़ को एक एग्जांपल और ले सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में जो है 10 मेंबर्स हैं और आपके पास सामान जो है खाना बनाने का 7 मेंबर्स का ही है। जब आप खाना बनाएंगे 7 मेंबर्स का, तो आपको पता है कि जो 3 मेंबर्स हैं उनको तो खाना मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सामान तो सिर्फ 7 मेंबर्स का था। उसी तरह से इस रिएक्शन को हम देख सकते हैं। हमें सी चाहिए था, सी हमें कब मिलेगा? जब 5 kg ए होगा और 5 kg बी होगा। क्योंकि बी की अमाउंट कम है तो बी जो है वो सी के फॉर्मेशन को लिमिट कर देगा। बी जो है वो सी के बनने नहीं देगा, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लिमिट कर देगा, उसके बनने में कमी करेगा। इसलिए बी हमारा जो है लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वह रिएक्टेंट होता है जो टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाता है, रिएक्शन पूरा ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, और जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लिमिट करता है या कंट्रोल करता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ये एक रिएक्टेंट होता है, इसकी अमाउंट जो है समय के साथ में कम पड़ जाती है। अगर दो रिएक्टेंट का रिएक्शन है तो दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में है डिज़ायर्ड अमाउंट से, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब जो हमारा ये रिएक्शन था ए और बी वाला, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ हमने देखा था कि ए जो है वो हमारा 5 kg था रिक्वायर्ड अमाउंट बी के फॉर्मेशन के लिए। बी जो था हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट 5 kg था जो हमें चाहिए था सी के फॉर्मेशन के लिए, लेकिन हमें मिला 2 kg ही है। तो जो बी है वो प्रोडक्ट के फॉर्म होने को, बनने को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको हमने लिमिटिंग रिएजेंट कहा था। क्योंकि अगर बी ख़त्म हो जाएगा तो ए किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो बी का ख़त्म होना वो ए से कह रहा है कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, आगे रिएक्शन नहीं हो सकता है, सी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसलिए रिएक्शन जो है अपने आप कंट्रोल हो जाता है और रिएक्शन वही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है। रिक्वायर्ड अमाउंट और जो अमाउंट गिवन है दोनों में डिफरेंस है। अगर मान लो इस अमाउंट को रिएक्शन में चेंज कर देते हैं, ए हमारा 3 kg है, बी हमारा 5 kg है, तब कौन सा होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट? उस समय हम देखेंगे कि ए जो है हमारा 5 kg है और 3 kg हमें दिया गया है, बी जो है हमारा 5 kg है और हमें 5 kg ही दिया गया है। तो इस समय इस कंडीशन में, क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक जो हमें रिक्वायर्ड था 5 kg, हमें उतना नहीं दिया गया है, 3 kg ही दिया गया है। तो सेकंड वाली कंडीशन में हमारा 3 kg जो बी के अमाउंट दिया गया था, अब यहाँ हमने देखा था कि ए जो है वो हमें कम दिया गया था, 3 ही दिया गया था। बी की अमाउंट जो है जितनी हमें चाहिए थी उतनी ही दी गई है। सेकंड केस में जो है हमारा ए जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें ए की अमाउंट जो है जो रिक्वायर्ड थी उससे कम दी गई है, इसलिए ए जो है हमारा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा सेकंड वाले केस में। बच्चों, उम्मीद कर रही हूँ आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया होगा। वह रिएक्टेंट जिसकी अमाउंट हमें दी गई है रिक्वायर्ड से कम, वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि वो रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है और
दूसरा जो रिएक्टेंट के साथ में होता है उसे कंबाइन करने के लिए बचता ही नहीं है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल्स करेंगे हम बच्चों कुछ इसको देखने के लिए। एक रिएक्शन है, इसमें ए और बी जो है आपस में रिएक्ट करके AB2 बना रहे हैं। बी के जो है 2 एटम्स हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है बी। इसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। ए और बी के अमाउंट जो है अलग अलग दी हुई हैं, ये देखिए अलग अलग केस दिए हुए हैं। ए की अमाउंट जो है पहले एटम्स के फॉर्म में दी हुई है, मोल के फॉर्म में दी हुई है। मैं अलग अलग केस ले रही हूँ। इसमें जो है बच्चों हमको अलग अलग टर्म्स में दिया हुआ है, ए और बी रिएक्टेंट की अमाउंट दी हुई है। इनमें हमें निकालना है कि दोनों में से कौन सा जो है लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में जो है ए और बी में से कौन सा जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये करने का सबसे आसान तरीका है कि जो रिएक्शन देखते ही उसके स्टाइकोमेट्री के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी अभी हमने स्टाइकोमेट्री पढ़ी है बच्चों, तो वो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। रिएक्शन है हमारा A+B2 इक्वल टू AB2 जो है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इस रिएक्शन को देखने पे हमें पता चल रहा है कि 1 एटम ऑफ A ये रिएक्ट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ B। B यहाँ मॉलिक्यूल के फॉर्म में है और हमारा बन रहा है जो 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है AB2। ये इन्फॉर्मेशन जो है हम इस रिएक्शन को देख के पता कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को लिखने के बाद चलो बच्चों हम एक एक करके अपने क्वेश्चंस देखते हैं। हमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हर क्वेश्चन में जो है ए और बी रिएक्टेंट के अमाउंट जो है अलग अलग टर्म्स में दी हुई है। फर्स्ट जो है हमारा 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी दिया हुआ है। अपने जो है रिएक्शन की तरफ आते हैं हम। हमने देखा था कि 1 एटम ऑफ ए जो था 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ में कंबाइन कर रहा है। हमारे पास कितने एटम्स दिए हुए हैं? 300 एटम्स ऑफ ए दिए हुए हैं। 1 एटम था ए का तो 1 मॉलिक्यूल था बी का, तो इसका मतलब 300 एटम्स हैं ए के, तो 300 मॉलिक्यूल्स ही हमारे पास बी के होने चाहिए थे AB2 के फॉर्मेशन के लिए। तो किसकी अमाउंट कम पड़ जाएगी इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? जैसे जैसे रिएक्शन पूरा होगा हमारे पास बी की अमाउंट जो है कम पड़ जाएगी। बच्चों क्यों कम पड़ जाएगी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन को देख के जो हमें आइडिया हुआ था कि 1 एटम ऑफ ए जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ में रिएक्ट करेगा। अगर 300 एटम्स हैं तो हमारे लिए 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी होने चाहिए थे। जो अमाउंट में कम पड़ गया वो हमारा बी है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बी जो है एज अ लिमिटिंग रिएजेंट काम करेगा। एक और तरीका है बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो भी अमाउंट आपको ज़्यादा दी गई है पहले उसको ध्यान से देखेंगे और उसके रेफरेंस में फिर कम वाले अमाउंट को हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 5 मोल ऑफ ए दिया हुआ है और 2.5 मोल ऑफ बी दिया हुआ है। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ ए जो है वो 1 मोल ऑफ बी के साथ में कंबाइन कर रहा है। इसका मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट जो थी दोनों की बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कम किसकी है? 2.5 है यहाँ पे। इसका मतलब जो बी की अमाउंट है वो हमारी पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारा बी जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। सेकंड क्वेश्चन में भी बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। सी वाला पार्ट देखिए, 2 मोल्स ऑफ ए जो है वो रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ बी। 1 मोल ऑफ ए था तो 1 मोल ऑफ बी था। 2 मोल ऑफ ए है, इसका मतलब 2 मोल ऑफ बी ही होना चाहिए। मैंने अभी भी आपको बताया है कि जब इस तरह क्वेश्चन आता है लिमिटिंग रिएजेंट्स का, जो ज़्यादा अमाउंट है उसको देखो। यहाँ पे 3 मोल्स ज़्यादा हैं। 3 मोल्स ही हमें ए की रिक्वायर्ड थी। हमें मोल्स कितने दिए हुए हैं ए के? हमें मोल्स जो है ए के 2 ही दिए हुए हैं। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा हमारे 2 की अमाउंट जो है, जो मोल्स हैं ए के वो कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ए जो है थर्ड में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। जिसकी अमाउंट रिएक्शन के साथ में कम पड़ जाती है और रिएक्शन अपने आप रुक जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। थर्ड वाले को दोबारा देखिए, 3 मोल्स ऑफ बी थे। 3 मोल्स ऑफ बी के साथ में रिएक्ट करने के लिए हमें 3 मोल्स ऑफ ए की ही रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ बी। इसका मतलब 3 मोल ऑफ बी रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ ए। लेकिन ए जो है उसकी अमाउंट जो हमें दी हुई है 2 ही दी हुई है, इसलिए ए टाइम से पहले ही खत्म हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 2.5 मोल्स ऑफ ए और 5 मोल्स ऑफ बी दिया हुआ है हमें। अब यहाँ पर बी की अमाउंट ज़्यादा है तो हम बी को देखेंगे। बी के हमारे 5 मोल्स हैं, इसका मतलब हमारे पास ए के भी 5 मोल्स होने चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से दोनों बराबर अमाउंट में रिएक्ट कर रहे हैं AB2 का फॉर्मेशन करने के लिए। ए की अमाउंट हमें कम दी हुई है, इसका मतलब जैसे जैसे रिएक्शन पूरा होगा ए की अमाउंट हमारे पास खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर फोर्थ वाले में ए जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। जिसकी अमाउंट ज़्यादा है वो तो हमारे पास पड़ी रहेगी, लेकिन जैसे ही ए की अमाउंट कम हो जाएगी तो हमारा रिएक्शन जो है आगे हो नहीं पाएगा, क्योंकि बी के साथ में रिएक्ट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास में।
फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 100 एटम्स ऑफ ए जो है वो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। दोबारा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने देखा था कि 1 एटम ऑफ ए 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ में रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पे 100 एटम ऑफ ए जो है वो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। दोनों अमाउंट जो हमें रिक्वायर्ड थी AB2 के फॉर्मेशन के लिए सही है। तो फिफ्थ वाले में नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। जो अमाउंट ए की है वही अमाउंट बी की है, तो रिएक्शन हमारा पूरा हो जाएगा और सी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको लिमिटिंग रिएजेंट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन्स थे क्लियर हो गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जो टिप है वो ये है, जो ज़्यादा अमाउंट दी हुई है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम नोट कर लेंगे। जैसे ही हम इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। एटम्स के टर्म में, मोल के टर्म में, मॉलिक्यूल के टर्म में, इसको लिखते ही क्वेश्चन जो हमारा आधा वहीं सॉल्व हो जाता है। इसके लिए आपको एटम, मॉलिक्यूल और मोल की कंसेप्ट जो है क्लियर होने जरूरी है। अब जो बच्चों हम रिएक्शंस देखते हैं लैब में वो जो है सॉल्यूशन में होते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं। अभी सॉल्यूशन होता क्या है, कोई भी मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। उसमें एक सॉल्यूट पार्ट होता है और एक पार्ट होता है सॉल्वेंट। जनरली जो रिएक्शंस हम लैब में करते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में ही होते हैं। हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें दो केमिकल्स हमने मिक्स कर दिए, एसिड डाला, तो रिएक्शन जो होता है तब जाके वो कंप्लीट होता है जब उनको आपस में मिक्स किया जाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्ट और वाटर इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जब सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो हम देखते हैं कि पानी के अंदर सॉल्ट अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है और उसको हम टेस्ट करके देखते हैं तो पूरा पानी का टेस्ट एक सेम होता है, एक जैसा होता है। इस तरह के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और पार्टिकल की साइज़ जो होती है वो बहुत छोटी होती है, जिनको हम आपस में मिक्स करते हैं उनके पार्टिकल्स की साइज़ की बात कर रही हूँ मैं। लेस देन 1 नैनोमीटर, इनसे भी छोटी होती है। जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन था, वाटर जो था वो हमारा सॉल्वेंट था, सॉल्ट जो था वो हमारा सॉल्यूट था। जिसको घोलते हैं वो सॉल्यूट, जिसमें घोलते हैं वो सॉल्वेंट। एक वर्ड हमारा आता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूशन या डाइल्यूट। एक कंसंट्रेटेड टर्म आएगा अपने और एक डाइल्यूट टर्म आएगा। कंसंट्रेटेड का मतलब है, मान लीजिए इस वाटर में मैं सॉल्ट डालती ही जा रही हूँ, तो सॉल्ट की अमाउंट जब सॉल्यूट की, उसको हम सॉल्ट या सॉल्यूट जो एक ही चीज़ है उसको वाटर में इसके अमाउंट जब हम बढ़ा देते हैं तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होना सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। और डाइल्यूट हमें किसे बोलेंगे, तो सॉल्वेंट हमने वाटर लिया ऊपर वाले एग्जांपल में, अगर मैं वाटर की अमाउंट बढ़ा दूंगी सॉल्यूट के कंपैरिजन में तो उस सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट बोलूँगी, जिसमें सॉल्ट कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा। तो किसी भी सॉल्यूशन का हम कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से निकालेंगे, उसमें सॉल्यूट कितना है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, इसको निकालने के लिए 4 तरीके जो है हम डिस्कस करेंगे, या 4 तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक है मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी। इन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन विद एग्जांपल्स। एग्जाम्पल से आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से आते हैं। पहला है हमारा मास परसेंट। मास परसेंट जो है हमारा एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का कंसंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का कंसंट्रेशन एक कंपाउंड में कितना है। मास परसेंट जो है हमें बताता है कि किसी भी एलिमेंट का या किसी कंपोनेंट का एक कंपाउंड या मिक्सचर में कितना परसेंटेज होता है। फॉर्मूला जो है इसका, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मास लिखेंगे, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंट निकालना है हमको। तो मिक्सचर भी हो सकता है या फिर कंपाउंड भी हो सकता है। मिक्सचर होगा तो हम कंपोनेंट देखेंगे, उस मिक्सचर में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करेंगे, और अगर कंपाउंड होगा तो उसमें हम एलिमेंट्स की बात करेंगे जो एलिमेंट उस कंपाउंड को बना रहे हैं। इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है कि क्लोरोफॉर्म की लेवल जो है ड्रिंकिंग वाटर में दी हुई है 15 ppm। इस 15 ppm को जो हमें परसेंट बाय मास में एक्सप्रेस करना है। 1 ppm दिया हुआ है, 1/10⁶ जो है होता है 1 ppm। तो हमारा 15 ppm कितने के बराबर होगा परसेंट बाय मास में, तो हम लिख लेंगे मास परसेंट ऑफ 15 ppm। क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म लिख लेंगे। 1 ppm 1/10⁶ होता है, तो 15 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1/10⁶ हो जाएगा। और परसेंटेज के फॉर्म में है तो इंटू 100 भी हमें करना पड़ेगा।
तो हमारा हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर, ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, -4 हो गया। या फिर हो सकता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। आगे हम परसेंटेज का निशान लगा देंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा है मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। ये हमें बताता है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक कंपोनेंट ए और दूसरा कंपोनेंट बी। एक कंपोनेंट ए जो है उसका कितना रेशियो है पूरे नंबर ऑफ मोल्स के साथ में जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए सॉल्यूट है हमारा ए, सॉल्यूशन जो है ए और बी से मिलकर बना हुआ है, सॉल्यूट हमारा बी है, हमें ए का निकालना है। मान लीजिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा ए और बी से मिलके बना हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में ए और बी के मोल्स को हम ऐड कर देंगे। ए हमारा सॉल्यूट था तो यहाँ सॉल्यूट लिख लेंगे। अगर मान लीजिए हमें सॉल्यूट निकालना है तो हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी हमारा सॉल्वेंट है तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको हम ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 2 है तो दोनों के मोल नीचे लिख देंगे ऐड करके, 3 है तो तीनों के मोल हम लिख देंगे यहाँ पे। इस तरह से हमारे दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो थे ए और बी जो थे उनका हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। नेक्स्ट टर्म जो हमें सॉल्यूशन में जब रिएक्शंस होते हैं देखने को मिलता है, मोस्ट वाइडली यूज टर्म जो है मोलैरिटी, इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। जब लैब में हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे रिलेटेड टू टाइट्रेशन तब ये टर्म हमें एम मोलैरिटी देखने को मिलेगा। मोलैरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में, कितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया है कि सॉल्यूशन जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों मिलके हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैंने NS लिखा हुआ है और नीचे मैंने वॉल्यूम लिखा हुआ है सॉल्यूशन का लीटर्स में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो आएंगे मोलैरिटी पे उसको हम कैसे करेंगे। सोडियम एसीटेट का मास हमें निकालना है, जो हमें चाहिए 500 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है 0.375 और मोलर मास दिया हुआ है सोडियम एसीटेट का। पहले हम सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला लिख लेंगे, CH3COONA। जो दी हुई है क्वांटिटीज उसको हम लिख लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। मोलैरिटी हमारी दी हुई है 0.375, वॉल्यूम जो है हमारी ml में दी हुई है 500 ml, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारा हो जाएगा 500 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है हमें काम में लेना है, m = n/v है। वैल्यूज पुट कर देंगे हम, m की जगह 0.375 लिख देंगे, n हमें नहीं दिया हुआ है n की जगह n लिख देंगे, v हमें दिया हुआ है 500 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर्स में हो गया ये। n हमारा हो जाएगा 500 इंटू 10 टू द पावर -3 को जब मैं सॉल्व कर लूँगी मेरा आंसर आ जाएगा, जो 2 ज़ीरो हैं ये वाले, यहाँ 3 माइनस में 3 है, 0.5 आ जाएगा मेरा आंसर, = n लिख सकते हैं अपन। हमें निकालना है मास ऑफ सोडियम एसीटेट, n की हमारी वैल्यू निकल आई। हमें पता है कि n = होता है मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलार मास, क्योंकि मोल की बात हो रही है यहाँ पे तो मोलार मास लेंगे। एटम्स की बात होती थी तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल की होती थी तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेते थे। यहाँ मोल्स की बात हो रही है तो मोलार मास हो जाएगा यहाँ पे नीचे जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह 0.375 इंटू 0.5 हो जाएगा। मास गिवन जो होता है अक्सर दिया हुआ वो हमें नहीं दिया हुआ है, उसको m ही लिख लेंगे क्योंकि हमें निकालना है। नीचे जो है मोलार मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 82.0245, मास हमारा आ जाएगा 15.38 ग्राम्स। तो बच्चों इस तरह से हम मोलैरिटी का क्वेश्चन जो है आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला पता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, हमें सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्यूशन को ध्यान में रखना है। ऊपर हमें सॉल्यूट के मोल्स लिखने हैं और नीचे हमें सॉल्यूशन की अमाउंट लिखनी है लीटर्स में। नेक्स्ट टर्म जो हमारा है वो मोललता। मोलैरिटी और मोलैलिटी में नेम में भी बहुत कम डिफरेंस है,
और बच्चे आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें डेफिनेशन में भी हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। मोलैलिटी जो होती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जो हमारी मोलैरिटी थी बच्चों उसमें हमने सॉल्यूट ऊपर लिखा था और नीचे सॉल्यूशन लिखा था इन लीटर्स, लेकिन मोलैलिटी में हम बच्चों ऊपर सॉल्यूट लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अमाउंट लिखेंगे जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। सॉल्वेंट के अमाउंट यहाँ 1 kg में लिखी जाएगी, जबकि मोलैरिटी में हमने सॉल्यूट ऊपर लिखा था और नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ था। पूरे सॉल्यूशन जो लीटर में है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स, कितनी अमाउंट सॉल्यूट की प्रेजेंट है वो हमारी मोलैरिटी हो गई थी, और सॉल्वेंट हमने कितना लिया है 1 kg में, जिसके साथ में हमारे कितने मोल सॉल्यूट के रिएक्ट कर रहे हैं वो हमारी मोलैलिटी हो जाएगी। तो मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट होगी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के लिए, उसको हम मोलैलिटी कहते हैं। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे में लिखूंगी सॉल्वेंट इन kg। एक एग्जाम्पल से इसको हम और अच्छे से समझ लेंगे। एक वाटर है, उसमें क्लोरोफॉर्म के अमाउंट 15 ppm है, इसकी हमें मोलैलिटी निकालनी है। अब क्योंकि मोलैलिटी जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं मोलैलिटी निकालने के लिए, तो सॉल्यूट इसमें हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म और सॉल्वेंट जो हो गया हमारा वाटर। जब भी क्वेश्चन को बच्चों पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना कि मोलैलिटी निकालना है, आपको मोलैलिटी निकालना है। जल्दबाजी में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और गलत फॉर्मूला निकाल के गलत आंसर निकाल देते हैं। 1 ppm जो था हमारा अभी हमने कैलकुलेट किया था 1/10⁶ था, तो 15 ppm हमारा हो गया 15/10⁶ इंटू 100, जो हमारा आया था 1.5 इंटू 10⁻³ आ गया था। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 100 ग्राम्स जो था हमारा सैंपल का, उसमें हमारा हो गया था 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम्स हो गया था। तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 100 इंटू 1000 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू निकल आएगी 1.5 इंटू 10⁻² ग्राम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हो गया, 1.5 इंटू 10⁻² ग्राम्स जो है क्लोरोफॉर्म हो गया 1 kg सॉल्वेंट में। हमें जो निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3 निकालना है। N इज इक्वल टू मास गिवन, जो मास हमें दिया हुआ है 10⁻³ लिखेंगे इसको हम, क्योंकि इतना हमें दिया हुआ है। 15 ppm क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है। नीचे हम लिखेंगे मोलार मास, CH3 का मास निकाल लेंगे। मोलार मास हमारा हो जाएगा 119.5 आएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तब। नीचे हम लिख देंगे 119.5, जो हमारा आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 आके इसका सिंबल लिख देंगे। मोलैलिटी का स्मॉल m होता है। तो बच्चों इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल लेंगे। तो बच्चों मोलैलिटी वाले जो क्वेश्चंस होंगे हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को पढ़ें ध्यान से, उसको समझें। 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो निकालेंगे पहले हम। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रही थी। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू बच्चों।